चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे? तो मैंने कल एक बोला था कि आप इसको गाजर की तरह समझ सकते हैं, आप बर्थडे कैप की तरह। कौन है ये? ठीक है, तो कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक कोन बना हुआ है। हमको करना क्या था कि इनकमिंग फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस से इनकमिंग फ्लक्स निकालना, ठीक है। तो हमको ये करना है। एक बात बताओ, इसको अगर मतलब गाजर को बीचों बीच ऐसे वर्टिकली काटा जाए तो आपको क्या दिखाई देगा? गाजर को अगर आप बीचों बीच वर्टिकली ऐसे कट करोगे तो आपको जो दिखाई देगा वो क्या होगा? वो कुछ ये होगा, इस तरह का कुछ पार्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा इमेजिन करिए कैरेट को, ठीक, उसको बीचों बीच से काटिए वर्टिकल, तो आपको एक हिस्सा इस तरह का दिखाई देगा और इसके पीछे वाला हिस्सा क्या होगा? कर्व्ड होगा। तो यहाँ पे बात समझनी है कि आपसे पूछा है कि इनकमिंग फ्लक्स कितना होगा। इनकमिंग फ्लक्स मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस दिख रहा है आपको, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। तो मैंने क्या किया, इसी को बीचों बीच काटा है, जो हमको क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा। तो जितना इससे निकल जाएगा उतना ही यहाँ से इनकमिंग होगा। लेकिन हमने एक बात और देख रखी है, हमने एक बात और देख रखा है कि ये जो इनकमिंग फ्लक्स की बात है, तो इनकमिंग फ्लक्स हमेशा कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो बात ये है कि भाई सर आप ये बताइए कि एरिया कौन सा लेंगे? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई दे दी है, एरिया क्या लेंगे? कर्व्ड सरफेस का एरिया आधा कर देंगे क्या? अब जरा समझो, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन हमेशा बदल रही है, तो डायरेक्ट जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया यहाँ से नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये एक काम कर सकते हैं कि जब इसको कट किया जाएगा तो ये इस तरह का जो फेस बना है, इससे जितना फ्लक्स निकल रहा होगा, मतलब कि आउटगोइंग जो फ्लक्स होगा उतना ही एंट्री ले रहा होगा, उतना ही इनकमिंग फ्लक्स होगा। तो हम आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू लिख लें, बस उसका साइन बदल दे तो वही क्या हो जाएगा? इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये एरिया लेना होगा। अब आपको दिख रहा है कि रेडियस कितना है इसका? रेडियस है आर, रेडियस है यहाँ पे आर। तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 2r, ये भी r हो जाएगा। और ये हाइट दे रखी है कितनी? हाइट दे रखी है h। तो जो एरिया होगा इसका, आप लोग लिखते रहेगा ये सब चीजें, ये जो एरिया होगा ये होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2r, और हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h। कट के कितना आ जाएगा? RH, ठीक है। तो एरिया हमने निकाल लिया। अब अगर आप देखोगे तो इनकमिंग फ्लक्स जो होगा, इनकमिंग फ्लक्स इनकमिंग जो होगा वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया निकला कितना? RH, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लास्ट क्लास में हमने देख रखा है कि इनकमिंग फ्लक्स जो होता है वो निगेटिव होता है। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -ERH, ठीक है। तुम्हारा दिक्कत कहाँ पे हुआ था महक? पाई कैसे आ गया था? सर वो कर्व सरफेस एरिया लेने लगे थे और ई का फर्स्ट कंपोनेंट लेके कर रहे थे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम ले ही नहीं सकते। कर्व्ड सरफेस एरिया का हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक वो एरिया का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से। वही से इसी वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेके सॉल्व कर रहे थे, तो एक कंपोनेंट गड़बड़ हो रहा था वहां पे। मिलियंस ऑफ कंपोनेंट हो जाएंगे, एरिया का हर पॉइंट पे चेंज होने लगेगा। हाँ, इसीलिए तो वो गड़बड़ है। तो यहाँ पे इसीलिए हमको जो है एक यूनिफॉर्म एरिया लेना पड़ेगा। तो सबको समझ में आ गई होगी बात, जिसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो सर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया था, वो चार्ज बाहर कैसे इंटरनल वाले। एक मिनट देख लेता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट का लास्ट पॉइंट ये वाला, यही ना दीपक? हाँ। However, any change in configuration of charges outside a Gaussian surface may change electric field at a point, but net flux remains the same as external charge। अरे यार वही वाली बात है। जैसे समझो मैंने बताया था कि मान लीजिए
मान लीजिए यहाँ पे ये वाले डायग्राम में मैंने बताया था कि यहाँ पे ना, यहाँ पे ये आइसोलेटेड बॉडी है, तो यहाँ पे अंदर कोई चार्ज नहीं है और बाहर भी कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हो 0 है, ठीक। लेकिन मान लो अंदर कोई चार्ज ना हो, केवल बाहर एक चार्ज आ जाए, मतलब आउटसाइड जो है हम चार्जेस बदल रहे हैं बाहर, तो बाहर अगर चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ आने लगेगी, लेकिन ओवरऑल जो फ्लक्स होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स तो इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करता है ना। आउटसाइड चार्ज का जो फ्लक्स होगा, जितना एंट्री लेगा उतना बाहर निकल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इनसाइड चार्ज में कोई हम बदलाव कर ही नहीं रहे हैं, तो वही कह रहा है कि अगर बाहर के चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन में आप कुछ भी चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे चेंज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो चेंज नहीं होगा। बस वही कह रहा था, अभी समझ में आया? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, वही लिखा हुआ, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं आज के लेक्चर पे। आज का लेक्चर शुरू करते ही जो है आपको ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़िए सभी लोग। पढ़ लिया सबने? इसमें कह रहा है कि कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर और लेंथ एल है जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन। इसमें डायग्राम नहीं दिया है, आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो समझिए डायग्राम में बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, और क्वेश्चन पढ़ लिए होगे, मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, बना लीजिएगा इस डायग्राम को। कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी का जो रेडियस है वो है r और लेंथ जो है वो है l, ठीक है। बॉडी का जो रेडियस है वो है r और लेंथ जो है वो है l। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, कह रहा है कि जो सिलेंडर है वो बॉडी, जो सिलेंडर का एक्सिस है वो फील्ड के, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सिलेंडर का एक्सिस है, क्या रहा है क्वेश्चन में, वो क्या है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है सिलेंडर का एक्सिस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह की रही होगी, या फिर आप यहाँ साफ सुथरा बनाए, यहाँ पे हम बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रही होगी वो इस एक्सिस के क्या रही होगी, पैरेलल रही होगी। तो आपको इसके थ्रू पास होने वाले फ्लक्स को बताना है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा हो, ठीक। तो जरा समझना, आप सबसे पहले काम किया करो, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके एरिया डिवाइड कर लिया करो, कितने एरिया हैं हमारे पास। तो हमारे पास देखते हैं कितने एरिया हैं। एक पहला एरिया ये है, दूसरा एरिया ये है, और तीसरा एरिया क्या है, ये है। 3 एरिया हमारे पास हैं, 3 सरफेस एरिया, ठीक। और इन तीनों की डायरेक्शन अलग अलग होने वाली। जैसे अगर आप इस पॉइंट, इस एरिया की बात करोगे तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख पा रहे होगे इधर की तरफ, ठीक। इसको हम S1 बोल देते हैं। इस सरफेस एरिया का, सेकंड वाला जो सरफेस है, इस सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो S2 इधर की तरफ, उसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। आप अगर इस कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करोगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा हम मान लेते हैं S3, वो इधर की तरफ होगा, क्योंकि सरफेस के क्या होता है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, जो हम कल के क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स टोटल, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट S1 है। पहले वाले का हम कर रहे हैं, पहले वाले की वजह से हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स लिख रहे हैं, प्लस दूसरे वाले की वजह से जब हम फ्लक्स लिखें उसको भी सम करना पड़ेगा, और प्लस तीसरे वाले की वजह से जब हम फ्लक्स लिखें उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये टोटल फ्लक्स यही होगा। अब जरा आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, इसमें अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री जब होगा, यहाँ पे देख रहे हो कि ये डॉट प्रोडक्ट है, सारे के सारे, सारे के सारे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ये डॉट प्रोडक्ट जो होगा, ये 90 डिग्री अगर एंगल हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि थर्ड सरफेस, यार आप कह लें थर्ड सरफेस की वजह से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये सरफेस के पैरेलल ये दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कल मैं बता रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमने देखा था कि सरफेस के पैरेलल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे कोई फ्लक्स पास नहीं होता था, केवल परपेंडिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फ्लक्स पास होता था, जो एस कॉस थीटा था, अगर आपको याद है, एस साइन थीटा से पास नहीं किया था, एस कॉस थीटा से केवल फ्लक्स पास हो रहा था। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पैरेलल, ये जो यहाँ पे जो ये किस तरह से आप समझें कि एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये इसके द्वारा फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अब देखा जाए कि I1 क्या है, I1 से इनकमिंग फ्लक्स आ रही है ना, फ्लक्स एंट्री ले रही है, और यहाँ सेकंड वाले से क्या हो रहा होगा, सेकंड वाले से ये निकल रही होगी, आउटगोइंग फ्लक्स होगी। तो फर्स्ट वाले से इनकमिंग फ्लक्स है, एंगल बिटवीन S1 और E क्या है, S1 और E के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जब आप करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक, प्लस सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे S2 और E के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, 0। तो फ्लक्स टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए आपको इतना प्रोसीजर बताया गया। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनको ये प्रोसीजर जानना बहुत जरूरी है, बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चन, नो डाउट, ठीक है, लेकिन जो नीट के बच्चे हैं, जेई मेंस में भी जो बच्चे बैठने वाले हैं, जो 12th वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए एक चीज समझिएगा, ये देख के आप बता सकते थे कि फ्लक्स इसमें 0 होगा, कैसे बता सकते थे, देख के बिना सॉल्व किए आप बता सकते थे, केवल सिलेंडर देख के डरना नहीं है, जैसे समझो बिना सॉल्व किए कैसे बता सकते थे भाई, बिना सॉल्व किए हम बता सकते थे कि जितना फ्लक्स एंट्री ले रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है ना, इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज तो नहीं रखा है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर चार्ज रखा होता तब न जाके यहाँ पे कुछ नेट फ्लक्स होता। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ इसी से संबंधित, जैसे कल का एक पीडीएफ था, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो जरा यहाँ पे, हाँ ये वाला देखो, ये देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन ये जो प्लेट था ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री ले रही थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती, बाहर हो जाती, तो नेट फ्लक्स क्या हो रहा था यहाँ पे, 0, है ना, तो नेट फ्लक्स अभी भी 0 हो रहा था। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप देख के ये चीजें बता सकते हैं कि फ्लक्स क्या होने वाला है अगर इस तरह की सिचुएशन है। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, 0, और मैंने प्रोसीजर भी समझा दिया, ठीक, तो प्रोसीजर बहुत मैटर करता है। तो आज का ये हो गया, नोट कर सकते हैं आप। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमको, ये तो हमने कर रखा है, ये हमने कर लिया जो मैंने पूछा था कल। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला, ये सेकंड क्वेश्चन है। हो जाए तो बताइए।
चलो देखो जरा, यहाँ पे कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। आपको वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई प्लेन की बात करनी है। इसमें आपको क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो समझिए, हो गया क्या? किसी का हुआ तो बोल सकता है। सर पहले का आंसर आएगा कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, दूसरे का बी इंटू ए और तीसरे का 0। तीसरे का 0, ठीक है, वेरी गुड, 0। ठीक है ठीक है। देखो हो गया इसका। और किसी का हुआ क्या? चलो ध्यान दो, हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एस वेक्टर। तो अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करोगे कि एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन का मतलब होता है, जैसे समझिए समझिए जरा, मान लीजिए यहाँ पे जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई जेड प्लेन का, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस एक्चुअली है कैसा, ऐसा है ना, परपेंडिकुलर। तो वाई जेड प्लेन है, यहाँ पे ये वाई जेड प्लेन का मतलब ये बात हुआ। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन का परपेंडिकुलर क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस, यानी ई की वैल्यू कितनी है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट एस की वैल्यू कितनी है, ए आई कैप। इस केस में क्यों है, क्योंकि एरिया तो ए दे रखा है क्वेश्चन में और उसकी डायरेक्शन क्या है, आई डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में। जिसका जब आप करोगे तो आई से जे करोगे तो 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री है। आई से आई करोगे तो ये होगा, तो यानी कि आंसर आ जाएगा ए। दूसरा अगर हम बात करें तो एक्स जेड प्लेन, तो काम करो वाई की जगह एक्स कर दो, ठीक है, और इसको वाई कर दो, तो आपको समझ में आएगा कि एक्स जेड प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ। ये क्या शो कर रहा है, ये वाला डायरेक्शन वाई, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ए जे कैप। तो जे से जे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जे से आई क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे बी इंटू ए जो होगा ये आंसर होगा। तीसरी बात अगर की जाए एक्स वाई, तो ये एक्स है, इसको वाई कर लो तो ये जेड हो जाएगा। कुछ भी आप कर सकते हैं, बस आपको जानना ये है कि इस वाले प्लेन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, जेड। तो यहाँ पे जब आप करोगे तीसरा नंबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट एस की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स वाई, यानी कि ए के कैप। तो आई कैप डॉट के कैप क्या होता है, 0, और जे कैप डॉट के कैप क्या होता है, 0। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आसान सा था, बस आपको समझना था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखो ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास ये है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने से पहले भी करेंगे बाद में, थोड़ा हम कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक। कुछ और चीजें पढ़नी है तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू solid conducting sphere, electric field due to solid conducting sphere, electric field due to solid conducting sphere। अब जरा ध्यान देना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, देखो जरा यहां पे क्या है, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, आर है। क्या है रेडियस इसका, आर है। ये सेंटर जो है ओ है, ठीक। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। आप यहाँ पे कुछ चार्ज रख दो, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज रख दो, मान लो क्यू चार्ज हमने रख दिया पूरे बॉडी को। तो आपको कंडक्टर के बारे में कुछ आइडिया है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके ऊपर चार्जेस जो होते हैं सरफेस पे एक्यूमुलेट कर जाते हैं। जो चार्जेस होते हैं वो अंदर रहते ही नहीं, सरफेस पे आ जाते हैं चार्ज। तो मान लिया हमने
कि सारे के सारे चार्जेस कहाँ आ गए, सरफेस पे। जैसे ही हमने चार्ज दिया तो क्यू चार्ज दिया, सारे के सारे चार्जेस कहाँ आ गए, सरफेस पे आ गए। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो सारे सारे चार्जेस सरफेस पे आ गए। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझो, अंदर तो कोई चार्ज बचा नहीं। तीन चीजें आपको निकालनी होती हैं। जो बच्चे 12th पढ़ चुके हैं उनको तो आइडिया होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे। 3 पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। एक जो पॉइंट होता है जिसको हम मान लो पॉइंट ए नाम दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं आउटसाइड पॉइंट। क्या कहते हैं? आउटसाइड पॉइंट। एक जो पॉइंट होता है जिसको हम बी नाम दे रहे हैं, जो कि सरफेस पे है, इसको हम कहते हैं सरफेस पॉइंट। ठीक। एक जो पॉइंट होता है जिसको हम बॉडी के अंदर लेते हैं, इसको हम सी नाम दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इनसाइड पॉइंट। तो दो बात है, पहला, दूसरा और तीसरा। आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? मान देखो, हमेशा एक बात याद रखना कि सेंटर से जो है हमको दूरी मेजर करनी होती है, सेंटर से दूरी मेजर करनी होती है। तो सेंटर से जो दूरी हम मेजर करते हैं, मान लो यहाँ तक की ए तक की दूरी हम मेजर करें, इसको हम स्मॉल आर बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? स्मॉल आर। यहाँ हम कहते हैं आर जो है ग्रेटर देन है कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ स्फीयर है। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है। पहला ये होता है। दूसरा होता है सरफेस पॉइंट। क्या होता है? सरफेस पॉइंट, यानी कि आर बराबर आर, मतलब ये जो दूरी रही होगी अब कैपिटल आर के बराबर होगी। और तीसरा होता है इनसाइड पॉइंट। क्या होता है? इनसाइड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं आर लेस देन आर, मतलब कि रेडियस से कम। अब जब मेरी बात ध्यान देना, यहाँ तीनों पॉइंट पे हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पहला हम अगर देखें आउटसाइड पॉइंट, यानी कि पहला हम देखने जा रहे हैं आर ग्रेटर देन आर। तो यहाँ ये सब चीजें जो हैं गॉस लॉ की मदद से हम सॉल्व करते हैं। किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से सॉल्व करते हैं। तो वैसे मैं रूल लिखवाता हूँ सभी बच्चों को कि गॉस लॉ को अप्लाई करने का क्या नियम होता है, लेकिन अब इतना टाइम हमारे पास अभी ऑनलाइन में है नहीं कि पूरा 15 मिनट देके रूल केवल लिखे। ठीक है, तो अब समझिएगा, मैं सॉल्व करते जाऊंगा, उसी से रूल आपको आता जाएगा। पहला रूल क्या होता है? सबसे पहले ये मैं रब कर रहा हूँ, इसको फटाक से लिख लो, इसको मुझे मिटाना है। ठीक है, इसको मुझे मिटाना है। अब जरा ध्यान दो, मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो, यहाँ पे जब हम मिटाएं हम देखेंगे तो आउटसाइड पॉइंट पे सबसे पहले करना क्या होता है? जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, उस पॉइंट पे आपको क्या करना होता है? उस पॉइंट से होते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है। जो गॉसियन सरफेस मैंने कल डिस्कस कर दिया था, और मैंने बताया था कि स्फेरिकल बॉडी के लिए किस तरह के गॉसियन सरफेस का यूज हम करते हैं। स्फेरिकल बॉडी के लिए हम लोग जो है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो नियम पहला ये है कि आपको गॉसियन सरफेस बनाना है। दूसरा नियम ये है कि वो गॉसियन सरफेस जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से होते हुए पास करना चाहिए गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट से होते हुए हम एक क्या करेंगे? स्फीयर बनाते हैं। क्या करेंगे? स्फीयर बनाते हैं, जिसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस। ठीक, तो नियम क्या था? गॉसियन सरफेस बनाना है, और स्फेरिकल बॉडी के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। और आपको सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन ये चारों तरफ से ढका होगा। ठीक, और ये गॉसियन सरफेस जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं हमको अब क्या करना है, हमको अब यूज करना है गॉस लॉ। तो बाई गॉस लॉ, गॉस लॉ की मदद से हमको गॉस लॉ पता है क्या होता है? E डॉट ds इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो स्फीयर का रेडियस अलग अलग बदलता रहता है। एरिया जो है, एरिया वेक्टर हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये छोटा सा एलिमेंट लें तो ये ds वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ है। बाकी ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे, वो भी जो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो E डॉट ds। तो यहाँ पे जब आप एंगल देखोगे तो E और ds के बीच का एंगल है 0 डिग्री।
यानी ई डॉट ds को हम डॉट खत्म कर सकते हैं, यानी कि ई बाहर आया और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया ds। क्यू इंक्लोज, ये क्यू इंक्लोज क्या होता है, कल ये बात बताई गई, ये वो चार्ज होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है क्यू, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अब अगर आप लिखते रहिएगा, मिटाऊंगा तुरंत अभी। अब अगर आप देखेंगे तो ई ds क्या है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर का एक छोटा सा एलिमेंट, और अगर इसको इंटीग्रेट करें इसका मतलब है कि ds पूरा छोटा छोटा एलिमेंट हमने ऐड कर दिया, और फिजिक्स में ऐड का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो छोटे छोटे को इंटीग्रेट करेंगे पूरा कितना एरिया मिल जाएगा, स्फीयर का एरिया मिल जाएगा। और ये स्फीयर का रेडियस है कितना, ये वाले स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर। कुछ बच्चे गलती करते हैं कैपिटल आर ले लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो एरिया हम इंटीग्रेट करते हैं ये गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, याद रखना ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी कि 4 पाई r स्क्वायर, मतलब गॉसियन सरफेस स्फेरिकल था उसका एरिया, इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q अपॉन, इन सबको नीचे भेज दिया जाए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं इसको k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k q अपॉन r स्क्वायर। तो आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, q अपॉन r स्क्वायर। तो आप इसको सिंपल सा ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये किस तरह का बिहेवियर है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि एक कोई पॉइंट चार्ज रहता है कैपिटल Q और उससे r डिस्टेंस दूरी पे कोई पॉइंट P रहता, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, वो हो जाती है kq अपॉन r स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यही वैल्यू यहाँ भी आई। तो ये किस तरह का बिहेव कर रहा है स्फीयर, देखो अगर कभी भी किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए हम आउटसाइड पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो दिस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है, और सारे के सारे चार्जेस कहाँ कंसंट्रेट हो जाते हैं, सारे के सारे चार्जेस जो हैं सेंटर पे कंसंट्रेट हो जाते हैं। मतलब अगर बाहर के पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इस स्फीयर के बाहर के पॉइंट की बात करें या इस स्फीयर के पॉइंट सरफेस की बात करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक चीज कर सकते हैं कि सारे के सारे चार्ज को हम सेंटर पे कंसंट्रेट करा सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, ताकि देखिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज आपने कंसीडर किया, r दूरी पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही। ठीक है, तो ये जो है आउटसाइड पॉइंट का है। अब जरा हम मिटा रहा हूं, अब अगला करने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि दूसरा पॉइंट क्या है कि r बराबर r पे, यानी सरफेस पॉइंट की अगर हम बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो वही वाला नियम कि आपको गॉसियन सरफेस बनाना होगा, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस पास करना चाहिए। मतलब पॉइंट बी पे हमको निकालना है, पॉइंट बी से होते हुए ये गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए। तो यहाँ पे अब ये खत्म हो गया, ये पहला क्वेश्चन था। अब मैं मिटा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक ही डायग्राम में सब बना रहा हूँ, लेकिन जो है आप अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पे ये सरफेस से होते हुए गॉसियन सरफेस हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है हमारा, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस पास करना चाहिए। ठीक है, और गॉसियन सरफेस का ये भी है कि भैया स्फेरिकल बॉडी के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होता है, तो इसीलिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम बना रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कुछ और बातें कि यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इक्वल्स टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट करोगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, अच्छा इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ भी ds इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एंगल कितना 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds q इंक्लूड इस गॉसियन सरफेस के अंदर, अभी सरफेस पे ही है ना, गॉसियन सरफेस भी सरफेस पे और चार्जेस भी सरफेस पे है, तो इस गॉसियन सरफेस पे या उसके अंदर कितने चार्ज है, टोटल जो चार्जेस की वैल्यू है वो है q। ठीक है, तो q इंक्लूड अभी भी कितना है, q और एप्सिलॉन नॉट। बाकी ये ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, तो गॉसियन सरफेस का एरिया अभी क्या होगा, स्फीयर ही है तो 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन अभी आप रेडियस देखोगे गॉसियन सरफेस का तो वो क्या है, कैपिटल R के बराबर है। तो यहाँ पे E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या फिर इसको आप कह सकते हैं kq अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, ये कैपिटल R है क्योंकि सरफेस की बात हो रही है, तो सेंटर से अभी इसकी दूरी कितनी हो गई है, कैपिटल R, तो इसलिए यहाँ पे r स्क्वायर मिल गया। तो ये भी सिमिलर किसका केस है, यही वाला केस है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज कैपिटल R दूरी पे अगर किसी पॉइंट P से रहे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, kq अपॉन r स्क्वायर। मतलब अभी भी हम इस स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करके सेंटर पे सारे के सारे चार्जेस को क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अब जरा ध्यान दें, ये आ गया, अब हमको इनसाइड पॉइंट की बात करना है। ठीक, ये भी मैं मिटा रहा हूँ, किसी कोई डाउट होगा पूछ सकता है। अब जरा देखो इनसाइड पॉइंट की अगर हम बात करें
इनसाइड पॉइंट मतलब ये पॉइंट सी की बात। तीसरी बात आर लेस देन आर, मतलब कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी हो, यानी इनसाइड पॉइंट। तो नियम वही कहता है कि आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस बनाइए। और गॉसियन सरफेस का नियम कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसी बॉडी के लिए कैसा गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। तो यहाँ आर लेस देन आर हमने कर लिया, तो यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। इस गॉसियन सरफेस की बात करोगे तो डीएस इधर की तरफ देखो, अब ये जरूरी नहीं मिटाना, एक ही डायग्राम में मैं तीनों केसेस बना रहा हूँ, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं और कर लीजिए। डीएस की वैल्यू इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर है, इधर की तरफ। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, यही होता है गॉस लॉ, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब बात आती है क्यू इनक्लोज की। एक बात बताओ, ये जो गॉसियन सरफेस हमारा बना है इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं, क्योंकि कंडक्टर के सारे चार्जेस तो सरफेस पे चले जाते हैं। तो इसके अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे जो मैं बार बार कह रहा था, पहले भी मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसको हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, क्योंकि सारे चार्जेस कहाँ आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो होता है 0 होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब बात यह है कि जो हमने हेडिंग डाला है वो डाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब एक बात बताओ, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्जेस सरफेस पे चले गए। दो बातें और होती है, नाम आप लिखिएगा। अगर पूछता आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, ठीक है, खोखला स्फीयर हो, या दूसरा इसी को कह सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सेल, SHELL, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सेल, ठीक है। ये दोनों बातें सेम है, हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग सेल सेम है दोनों बातें, ठीक। तो उसमें भी देखिए अंदर मटेरियल रहे या ना रहे, आपको आउटसाइड पॉइंट पे चार्जेस हमेशा चले ही जाते हैं, तो उसके केस में भी ये सारी चीजें क्या होंगी? वैलिड होंगी, ठीक। तो ये तीन चीजों के लिए ये सारी चीजें क्या होंगी? वैलिड होंगी, ठीक है। तो अब आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। अगला मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, आशा करते हैं समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब कुछ बातें हैं, इसका ग्राफ बनाना होता है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना होता है। वो ग्राफ कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, ये भी मैं मिटा दे रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे कि कोई अगर स्फीयर है, कोई अगर क्या है? स्फीयर है, ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर का रेडियस अगर r है तो r ग्रेटर देन r के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? KQ/r²। और r बराबर r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? KQ/r²। और r लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। यही है, आशा करते हैं समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओ तो ग्राफ समझिए, ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना होता है? ग्राफ जो बनाना होता है r और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनाना होता है, ठीक है, r और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनाना होता है, ठीक है। तो इसको मानो सेंटर, यानी ये पोल जो सेंटर से लेकर के ये r की वैल्यू हम सरफेस तक बदलते रहे तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0, ठीक है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। तो आवाज क्लियर है दीपक? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे सेंटर से r तक की जो दूरी है वो जो है r है, मतलब, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है इस बीच में वो क्या है? 0 है। सेंटर से r तक के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 है, आप देख पा रहे होंगे r लेस देन r पे हमेशा 0 है। अचानक से जैसे ही हम सरफेस पे पहुंच रहे हैं, अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से इतना बढ़ जा रही है, मतलब अचानक से फटाक से क्या हो रही है? बढ़ जा रही है, बढ़ रही है। और कितना बढ़ रही है? KQ/r² पे बढ़ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? जैसे ही हम इस सरफेस से बाहर की तरफ जाने लग रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r² से वेरी करी। देखो r² भी तो वेरिएबल है, K और Q वेरिएबल थोड़ी ना है। तो 1/r² किस चीज का ग्राफ है? ये
ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ग्राफ होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अब फिर से बताऊं, सब बेसिक मैथ में बताया जा चुका है। ठीक, तो 1/r² का ये ग्राफ होता है। ये ग्राफ किस तरह का होगा, इस तरह का होगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्ट रिलेशन है 1/r² के साथ। ठीक, ये ग्राफ बनता है इसके लिए। ठीक है, तो ये जल्दी से आप कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो अगला हेडिंग आपको डालना है। हमने देख लिया कि हॉलो स्फीयर हो या आप स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल बोले वो, और ये सॉलिड स्फीयर, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ऐसा ही होता है, क्योंकि सारे चार्जेस कहाँ एक्यूमुलेट कर जाते हैं, सारे चार्जेस जो होते हैं वो सब सरफेस पे एक्यूमुलेट कर जाते हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का सिंपल सा मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। आप स्लैश करके ये भी लिख लें, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर और स्लैश नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, अगर मान लो सॉलिड स्फीयर है लेकिन इस बार कंडक्टिंग ना होगी, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग। इस बार कंडक्टिंग ना होगी, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग। अब यहाँ पे अगर हम क्यू चार्ज देते हैं, तो यहाँ पे अगर आप क्यू चार्ज देते हैं, अगर आप यहाँ पे क्यू चार्ज देते हैं तो वो चार्जेस जो है सरफेस पे नहीं आएंगे, वो चार्जेस सरफेस पे केवल नहीं आएंगे, वो चारों तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चारों तरफ जो है क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर पे सारे चार्जेस जो है सरफेस पे भी रहेंगे और बॉडी के अंदर भी रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी वही वाली बात, पहला आप सब चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आर ग्रेटर देन आर की बात की जाए, तो आर ग्रेटर देन आर की बात की जाए मतलब बाहर का कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे आपको गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाना होगा, इस पॉइंट से पास होते हुए। ठीक है, और जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा जिसका रेडियस हम कह सकते हैं क्या है, स्मॉल आर। ठीक, तो यहाँ पे आप क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds करोगे, ये क्यू इंक्लोज बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ई और ds के बीच का एंगल कितना है, ds भी इधर की तरफ और ई भी किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ई और ds के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्यू इंक्लोज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज इंक्लोज हैं, अगर आप क्यू माने हुए हैं, पूरा चार्ज क्यू है, सारा चार्ज इंक्लोज है ना, तो यहाँ पे हम सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से e की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं kq अपॉन r स्क्वायर। ये पहले वाले के ही तरह आपको दिख रहा है, और मैंने ये पहले भी बताया था कि जब भी स्फीयर के अंदर, स्फीयर के केसेस में सरफेस पे या आउटसाइड पॉइंट की बात करें, तो स्फीयर के सारे चार्जेस को आप सेंटर पे कंसंट्रेट मान सकते हैं। ठीक, तो अगर सारे क्यू चार्ज जो है सेंटर पे कंसंट्रेट मान लिया, तो क्यू चार्ज के लिए r दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो q अपॉन r स्क्वायर। सिमिलरली आप जो है दूसरा केस r बराबर r के लिए देख सकते हैं, सिमिलरली दे सकते हैं। मैं प्रूविंग के तौर पे कराऊंगा, लेकिन आप ओरल बोल सकते हैं। क्या होगा, सरफेस पे भी है तो हमारे गुरुजी ने सिखा दिया कि सारे चार्जेस आप सेंटर पे एक्यूमुलेट करा सकते हैं। ठीक, तो क्यू चार्ज अगर आप सेंटर पे एक्यूमुलेट कराओगे तो सरफेस पॉइंट यही है, पॉइंट बी अगर हम बोल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल R, जो हमने पहले ही देख रखा है। ठीक है, तो के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा आपका, वही आपको निकालना है। इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ ds क्यू इंक्लोज, अभी भी जो यहाँ भी गॉसियन सरफेस आपको बनाना पड़ता, गॉसियन सरफेस आप बनाते इस पॉइंट से होते हुए जाता, उसका जो ये चार्ज होता उसके अंदर वो क्यू रहता अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना हो जाता, एरिया जो होता 4 पाई r स्क्वायर हो जाता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e की वैल्यू कितनी आ जाती है, k q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। वही वाली बात जो पिछला हमने किया, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझना है कि डिफरेंस नहीं आ रहा, डिफरेंस आएगा कहां पे, अब डिफरेंस आएगा इन साइड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सबको समझ में आया होगा, किसी को नहीं समझ में आया तुरंत पूछो। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना,
इनसाइड पॉइंट की बात करें तो इनसाइड पॉइंट को अगर मान लो हमने बोल दिया ये कोई पॉइंट है सी, ये इनसाइड पॉइंट जो रेडियस आर है, तो हमारे गुरुजी ने तरीका सिखाया है कि जिस पॉइंट पे निकालना हो उस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बना, और गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होना चाहिए हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ स्फेरिकल बॉडी है तो गॉसियन सरफेस स्फीयर होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उस पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस पास करना चाहिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये सी पॉइंट से पास कर रहा है, अभी इसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक। तो लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो कंडक्टिंग स्फीयर था वहां पे इसके अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, सारे चार्जेस सरफेस पे चले गए थे। लेकिन यहाँ पे जो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज पाए जा रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि बाहर भी कुछ चार्जेस हैं, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको केवल गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्जेस से मतलब है, ठीक है। गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्जेस से मतलब है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज क्यू तो नहीं है, उसका कुछ हिस्सा ही है, तो कितना है वो हमको निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए आपको जैसे समझिए क्यू इंक्लोज्ड आपको निकालना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, मतलब चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू इंक्लूड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे तो देखो सिंपल सा यूनिटरी मेथड क्लास 4th 5th वाला, क्या कि अब देखो यहाँ पे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो ये पूरा ऊपर से लेके अंदर तक भरा होगा। जैसे आप लड्डू ले लो, लड्डू खाते हो ना, लड्डू जो है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो ऊपर से लेके अंदर तक उसके अंदर मटेरियल है, तो हर जगह चार्ज है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि जो हमारा 4/3 पाई आर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ लड्डू जिसका रेडियस आर है, इसमें कितने चार्जेस है, क्यू चार्जेस। तो अभी हमने ये गॉसियन सरफेस के अंदर का केवल निकालना है चार्ज, तो इतने वॉल्यूम है ना, पूरा डेंसर है, इसीलिए हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब में क्यू चार्ज है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर का रेडियस है, तो कितने ही स्फीयर का हमको निकालना है, तो यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। तो इतने में कितना चार्ज, तो इतने में कितना चार्ज, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये कट गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आई क्यू इंक्लोज की वो कितनी आ गई, क्यू इंक्लोज की वैल्यू आ गई क्यू आर क्यूब अपॉन आर, ये हमारा चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक। तो अब हम गॉस लॉ लगाते हैं क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी है। तो गॉस लॉ कहता है भैया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई और डीएस के बीच का जो एंगल होगा, ई भी इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हमने माना है और डीएस भी इधर की तरफ। मैं गोज रहा हूँ लेकिन आप साफ सुथरा बनाइएगा, अलग अलग डायग्राम सारे केसेस के लिए, पहले वाला सॉलिड स्फीयर हो या ये, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, तो यहाँ पे ई और डीएस के बीच का एंगल सेम, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्यू इंक्लोज की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू, ठीक। तो ई डीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस स्फीयर का एरिया हमको लेना है, डीएस मतलब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू, ठीक। तो आर स्क्वायर से ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा इक्वल टू क्यू, यहाँ आर एक बचा हुआ है, नीचे आ गया 4 पाई आर क्यू, ठीक, यही आया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अरे एप्सिलॉन नॉट भी है ना यार, एप्सिलॉन नॉट छोड़ते जा रहे हैं, वही मैं कह रहा था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के क्यू आर अपॉन आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट। थोड़ी बहुत इसका जल्दी से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, कुछ और बातें हमको शुरू करनी है, ठीक है। तो जरा देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ फटाफट। जैसे आपने मैंने 11th में पढ़ाया होगा मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल मास डेंसिटी, ऐसा बताया होगा। उसी तरह से यहाँ भी 2-3 बातें होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ये कुछ और नहीं, लैम्डा इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज, लीनियर, लीनियर मतलब लेंथ, मतलब इसकी यूनिट कितनी हो गई, कूलम्ब पर मीटर, ठीक। दूसरा होता है एरियल और सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं फटाक से बता रहा हूँ। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस है मतलब एरिया लेना पड़ेगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन
एरिया में लिख दे रहा हूँ, चार्ज अपॉन एरिया। तो इसका यूनिट कितना हो जाता है सिग्मा का, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ, KQ/R अपॉन R क्यूब याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें अभी और मॉडिफिकेशन करना है, ये साइड में नोट करके लिखना, इसी के नीचे नहीं, साइड में नोट करके लिखना, इसके नीचे कुछ और लिखना है। अब जरा देखो, यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए, अगला जो होता है, तीसरा जो होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी सीधे कहते हैं। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जिस जो बॉडी हम लेंगे उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। लीनियर को लैम्डा से, सरफेस को सिग्मा से, वॉल्यूमेट्रिक को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे Q अपॉन L, Q अपॉन एरिया, Q अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, सिंपल सी बात। तो इसका हमको यूज करना है, वॉल्यूमेट्रिक का यूज करना है। आप सोचिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात है, कंडेंस पूरा डेंसर है ना, ठीक है, सॉलिड है, इसलिए हम वॉल्यूम का बात करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का हमको बात करना है, क्या होता है, नथिंग बट चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब जरा ध्यान दो, हमारे पास जो रिलेशन आया है हमारे पास वो क्या है, अगर आप देखेंगे तो अभी जो मैंने लिखा था उसी के नीचे लिख रहा हूं। तो हमारे पास जो रिलेशन आया है, एज इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है, KQ/R अपॉन R क्यूब आया हुआ, ये आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया है इनसाइड पॉइंट। तो होता क्या है, एक चीज समझना, डेंसिटी जो होती है हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। आप इस पॉइंट की बात करो, 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 रो जो होता है हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। एक चीज मैं बता दूं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, ग्रेविटेशन में इन सब का पूरा रोल है, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ग्रेविटेशन में ये बस मैं यही कह के निकल जाऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा दिया गया है और आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान देना। अब जरा ध्यान दो, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चार्ज की अगर बात करें, क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज दिख रहा है ना, ये कैपिटल क्यू चार्ज जो है कितने वॉल्यूम में, कैपिटल क्यू चार्ज जो है ये पूरे आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस में है। ठीक, यानी कि जो रो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये चार्ज जो है कैपिटल R वॉल्यूम में, रेडियस में है, मतलब कैपिटल R रेडियस में जो वॉल्यूम है वो कितना है, इतना। तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं रो इंटू ये चीज मल्टीप्लाई करें 4/3 पाई R क्यूब। ये वैल्यू आपको उठा के यहाँ रख देनी, तो क्या रिलेशन मिलेगा, जब आप उठा के रखोगे क्यू की जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इस के को लिख सकते हैं हम क्या, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R क्यूब पहले से ही है, R क्यूब पहले से ही है, R भी, स्मॉल r भी पहले से ही है, स्मॉल r भी पहले से ही है। क्यू की जगह आपको क्या लिखना है, ये लिखना है रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, ये लिखना है। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, R क्यूब से R क्यूब कट गया, बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो आई है रो R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 3 भी बचा है नीचे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कईयों बार पूछा गया है और इसका यूज भी पड़ेगा हर जगह। तो इनसाइड पॉइंट पे कंडक्टिंग सॉलिड, सॉरी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप चार्ज के टर्म में KQ/R अपॉन R क्यूब कर सकते हैं। और ये अगर आपको पता है तो बस कुछ करना नहीं है। चार्ज डेंसिटी के टर्म में कैसे, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज की जगह आप लेमडा इंटू लेंथ कर देंगे, क्योंकि लेमडा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिग्मा जो होता है चार्ज अपॉन एरिया होता है, जो मैंने अभी बता दिया। और अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, मतलब वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो चार्ज की जगह आप रो इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रो की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये यहाँ पे एक रिलेशन आता है। इतनी बात क्लियर। तो अब जो है, जैसे हमने कंडक्टिंग स्फीयर के केस में ग्राफ बनाया था, यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, तो हमने देख लिया कि भैया ये जो है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था, जो हमने हेडिंग डाला, जिसका रेडियस था R, सेंटर था O। ठीक है,
अब जरा ध्यान देना, अलग अलग बातें, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी। तो पहला केस आर ग्रेटर देन आर पे या पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सीधा सीधा, रटना ही नहीं है कुछ नहीं, सर ने बताया हुआ है कि अगर टोटल चार्ज आप क्यू मान रहे हैं तो सबको कंसंट्रेट करा दो सेंटर पे, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर, क्योंकि बाहर वाला पॉइंट आ रहा है ना, स्मॉल आर स्क्वायर। और दूसरा आर अगर इक्वल्स टू आर है, कुछ बात नहीं है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दूरी जो होगी वो कैपिटल आर हो जाएगी। लेकिन इन साइड पॉइंट पे थोड़ा फेर बदल हो जाता है, अगर कंडक्टिंग होता है तो इन साइड पॉइंट पे 0 हो जाता है, और नॉन कंडक्टिंग होता है तो इन साइड पॉइंट पे जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है इन साइड पॉइंट पे आर लेस देन आर पे, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब, या फिर हम कह सकते हैं रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसका ग्राफ हमको बनाना है। तो अब जरा देखिएगा, ग्राफ वही वाली बात कि सर ग्राफ किसके किसके बीच का, आर के बीच का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ये सेंटर है O। जब आप सेंटर से आगे बढ़ते हो तो इनसाइड पॉइंट है, ये इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अगर आप देखोगे, देखो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, अब रेडियस थोड़ी ना बदलता रहेगा इस स्फीयर का, ठीक है, चार्ज कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर पे डिपेंड कर रही है। मतलब जैसे जैसे ये पोजीशन चेंज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आर लेस देन आर होता है तो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के, लीनियर डिपेंडेंसी होता है, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगा, y = mx + c। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसको मैं हटा दूं जो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ये mx + c की तरह काम कर रहा है। c की वैल्यू 0 है, यानी सेंटर से काम करे पास करेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सब सिखाया गया है। तो बाकी mx, m की वैल्यू ये हो जाएगी, x की वैल्यू r हो जाएगी, और y जो है e है। तो स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन है। तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना कि नहीं बना, कब तक बना, जब तक r बराबर r नहीं हो गया। इस सरफेस तक जब तक जाएगा तब तक ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करे। जैसे ही सरफेस पे गया, सरफेस पे पहुंचा, तो सरफेस पे मान लीजिए ये पहुंच गया। अब देखो ये जो है ये क्या है, e है, यहाँ पे स्मॉल r से वेरी कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन स्ट्रेट लाइन का। और जैसे ही सरफेस पे पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो गई वो हो गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। सरफेस के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू, मतलब कि r ग्रेटर देन r, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल यहाँ स्मॉल आर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r² के रूप में बदलने लगे। तो 1/r² पहले भी हमने ग्राफ बनाया था, हाइपरबोला की तरह काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे ये ग्राफ होगा फिर डिक्रीज करने लगता है, हाइपरबोला की तरह काम करता है। ठीक है, तो मैं एक बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मेरा जेईई मेंस था 2016 में। ठीक, 2016 में मेरा जेईई मेंस था। तो वहां पे एक सवाल पूछा गया कि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड का वेरिएशन आपको सेंटर से लेके सरफेस और आउटसाइड पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ बनाना। जैसे यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बना रहा हूँ, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ बनाना था आर के लिए, लेकिन लिखा क्या हुआ था, अर्थ। अब वहां पे मैंने तो कर लिया भाई, क्योंकि तभी से मैं पढ़ाता था तो सब कुछ पता था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अर्थ के लिए हमको ग्राफ बनाना है, कैसे बनाए। तो वहां पे अर्थ बोलने का मतलब ये था कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अर्थ बोलने का क्या मतलब था, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का काम यहाँ कर रहे हैं, वैसे वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का काम आप करोगे। समझ में आ रहा है। तो अर्थ बोलने का कुछ और मतलब नहीं था यही ग्राफ बनाने का। 4 ऑप्शन में ये ग्राफ बने हुए थे, जाके देख लीजिएगा, 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेंस। ठीक है, तो अर्थ बोलने का ये मतलब है कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था और ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाना था, मतलब सेंटर से दूरी का ग्राफ बनाना था। ठीक है, तो सेंटर से दूरी का ग्राफ बनाने के लिए यही वाला था, वहां ग्रेविटेशनल बोल दिया, बस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एनालॉग ले लेना। समझ गए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दी हुई है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशन की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो बच्चे थोड़ा स्किप कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा ग्रेविटेशन हम फटाक से निपटा देंगे, कुछ बातें रहती हैं उसी को बस पढ़ना हो। ठीक, तो ये जल्दी से आप समझ सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे कुछ और इंप्लीमेंट कर सकता है, कह सकता है कि जो ग्राफ बन रहा है, मान लीजिए थीटा एंगल है, ये स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू है KQ अपॉन R3, y बराबर mx + c से अगर करो को रिलेट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि E = क्या है, KQR अपॉन
आर क्यूब। तो यही क्या है, स्लोप, ये एम है, ठीक है, स्लोप। तो अब कह रहे कि ये थीटा एंगल बताइए, कैसे बताएंगे? तो हमको पता है स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा, m बराबर tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, kq अपॉन r क्यूब, है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स kq अपॉन r क्यूब, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आपसे हो सकता है ये कह दे कि यहाँ से वो एंगल बताओ, तो ये सारी बातें ध्यान देनी होती है, ठीक। अभी मैं मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े भाई। दीपक समझ में आया? हाँ सर। अंशुल, यस सर। चलो भाई। रामाशीष त्रिलोकी की आवाज जा रही है किसी को? यस सर, आ रही है। चलो रामाशीष, समझ में आया क्या? जी सर। चलो ठीक है, वैसे तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, चला जाएगा। अब जरा देखो, ये हमने खत्म कर लिया, मतलब हमको एक बात समझ में आ गई। अब समझिएगा, किस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड हॉलो स्फीयर बोला जाए या सॉलिड सेल बोला जाए, सेल SHELL, ये तीनों बातें सेम, एक ही तरह की बात। और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोला जाए या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बोला जाए, बिना कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग बोले सीधे बोल दिया जाए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो ये केस है। अर्थ बोल दिया जाए तो क्या केस होगा, यही केस, ठीक है। तो अब जरा हम आगे बढ़ते, ठीक। अब अगला हमको करना है लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज, ठीक। फटाफट बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं, पीडीएफ में भी चीजें हैं लेकिन शायद समझ में ना, हाँ पीडीएफ में ये नहीं है, स्पीयर वाला नहीं है, ठीक। तो ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना। तो लाइन चार्ज के लिए देखते हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक, बहुत थिक है, थीन है, सॉरी बहुत थीन है, और ये ऐसा लाइन है, अब बहुत बड़ा ये ऐसा है, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी। अब भाई साहब बात ये है, हम बार बार पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे निकालेगा, और निगेटिव चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स निकालेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो यहाँ पे हमको लेमडा मानना पड़ता है। लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा कूलम्ब पर मीटर, ये क्या है, ये जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मतलब आपको क्वेश्चंस कभी न्यूमेरिकल भी पूछेगा इन सब से रिलेटेड, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा लेमडा। तो ये नहीं कि घबरा गया, सीना पीटने लगे पूरा जो है एकदम, अरे यार क्या करें, कुछ करें मारे नहीं। अगर आपको क्यू के टर्म में भी अगर चीजें पता है तो कुछ करना नहीं है, आपको क्यू को रिप्लेस कर देना है बस, ठीक। तो लेमडा के टर्म में करना है तो लेमडा इंटू लेंथ, एरिया सिग्मा के टर्म में करना है सिग्मा इंटू एरिया, वॉल्यूम के टर्म में या रो के टर्म में करना है तो रो इंटू वॉल्यूम, क्यू की जगह बस रिप्लेस कर दी। अब जरा ध्यान दो, ये आते हैं, तो यहाँ पे मैंने गॉस लॉ लगाना है हम लोगों को, और मान लो बोल दिया कि इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हमारे गुरुजी ने क्या बताया था कल, कि कल मतलब लास्ट क्लास में, कि जो गॉस, हमको सबसे पहले गॉस लॉ का, ये सब का एप्लीकेशन है, ये सब गॉस लॉ यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात कि कैसे करना है, तो गॉस लॉ का पहला नियम गॉसियन सरफेस बनाना, दूसरा नियम कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। चलिए तीसरा नियम जो पहले ही बताया जा चुका है कि अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होता है। जैसे लाइन चार्ज के लिए अगर आप कल का पलट के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होता है ना, बताया जा चुका है। तो वो ऐसा सिलेंडर आपको बनाना है, एक ऐसा सिलेंडर आपको बनाना है जो सिलेंडर जो है इस पॉइंट पी से पास करे, जो सिलेंडर जो है इस पॉइंट पी से पास करे। अच्छा, कुछ मैं एक बात बोल दे रहा हूँ बहुत जरूरी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा झेप जाते होंगे चीजों को करने में, मतलब जैसे मान लो मैं कुछ यहाँ पे ग्राफ वगैरह बनाया हूँ, तो ये मैंने पढ़ा दिया तो मैं बोलूंगा ही कि मैंने पढ़ा दिया है यार, अब यहाँ डिस्कस करने का टाइम नहीं है। तो बाद में भी अगर उनको समझ में नहीं आया रहता तो बाद में भी अकेले में भी फोन करके पूछते नहीं। ऐसा अगर कोई होगा तो आप तुरंत कंसल्ट करिएगा, आपको चीजें समझ में नहीं आई है अगर, वो भले आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। तो यहाँ ये नहीं कि सर ने तो पढ़ा दिया है डांटेंगे, कुछ डांटे वाटेंगे नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका नीट और जेई निकलना चाहिए, ठीक, सिंपल सी बात।
तो उसके लिए कुछ भी करो, छोटा से छोटा, इतना भी शर्म और बेशरम वाला काम नहीं करना, हमको बहुत शर्म आ रही है। अब देखो जरा, यहाँ पे हमको एक सिलेंडर मानना है सिमेट्रिकल, थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं बना है, जितना इधर उतना इधर मानना, ठीक, सिलेंडर मानना, यही है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इस पॉइंट पे निकालना था, ये दूरी हम मान ले रहे हैं r है, दिया हुआ है ये r, ठीक है, ये दूरी जो है r है, P पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस जा रहा है, ठीक। इस पॉइंट की अगर बात की जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो कितने सरफेस हैं, 3 सरफेस, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, मतलब कर्व सरफेस, अरे यही है यार, यही सिलेंडर, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस, ठीक है, जैसा है। अब देखो कुछ देर में शायद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो फिर मैं लिंक भेजूंगा, जरा ध्यान देना। तो गॉसियन सरफेस की अगर बात ये है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों सरफेस के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तो फ्लक्स, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, फ्लक्स अगर लिखना है, ठीक है, फ्लक्स अगर लिखना है, फ्लक्स लिखिए। अरे यार, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ था, तो फ्लक्स ही तो था, डिस्कस किया गया है। तो फ्लक्स अगर लिखना है, जो फ्लक्स टोटल होगा इस गॉसियन सरफेस, वो क्या होगा, E डॉट ds पहले वाले सरफेस से प्लस E डॉट ds दूसरे वाले सरफेस से होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds तीसरे वाले सरफेस। इस सरफेस की बात करोगे तो ds जो है नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे भाई नीचे वाले सरफेस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस सरफेस की अगर बात करोगे तो ds जो है ऊपर वाले सरफेस से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। और इस वाले सरफेस की बात करोगे तो ds जो है इस वाले सरफेस से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। और लाइन चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हमेशा जो होती है, यहाँ पे लाइन चार्ज में एक पॉइंट लिखिएगा कि लाइन चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होती हैं, ठीक है, चारों तरफ से निकलेंगी, बस इधर से नहीं निकलेंगी, इधर से नहीं निकलेंगी। कैसे निकल जाएंगी भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इस तरह से। ये बनाने की जरूरत आपको है, आप अलग से एक डायग्राम लाइन चार्ज बना के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये सेंटर अगर मान लिया जाए तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। लेकिन कभी भी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकल सकती, ये सिलेंड्रिकल निकलता है, ठीक, अब ये निकलता है, कभी ऐसा थोड़ी निकल पाएगा, नहीं निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर पहले सरफेस की बात करें तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 0। सेकंड सरफेस की बात करोगे तो ds, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस, सॉरी, अब ये निकलेगा ना, इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, ठीक है, इस तरह से निकलेगा, अब ये निकलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये सेकंड सरफेस से भी जो फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा, 0। थर्ड सरफेस की बात करें तो ds इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इधर, एंगल कितना, 0 डिग्री। तो फ्लक्स टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी E बाहर, डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया क्योंकि 0 डिग्री था, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है भाई, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, समझो, एरिया समझो, ये जो सरकमफ्रेंस होगा ये कितना होगा, 2 पाई r, और लेंथ, हाँ सॉरी, ये लेंथ भी मान लो आप l लेंथ मान लो, सिलेंडर का लेंथ कितना मान लो l, तो 2 पाई r इंटू लेंथ करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई r इंटू लेंथ, फ्लक्स टोटल आया। अब गॉस साहब कहते हैं कि भैया इस चीज को उठा के आपको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देना होता है, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देना, यानी कि E 2 पाई RL जो है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। Q इनक्लोज मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो E 2 पाई RL, तो यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप ये देखो कि L लेंथ में कितना चार्ज होगा, L लेंथ में देखो हम जानते हैं कि लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू लेंथ, चार्ज की जगह हम लैम्डा इंटू लेंथ लिख सकते हैं कि नहीं, L लेंथ में ही चार्ज निकालना है ना, बस इससे और इससे क्या मतलब है, L लेंथ में बस चार्ज निकालना है क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर का ही चार्ज लेना हो। तो यहाँ पे लैम्डा इंटू लेंथ अपॉन एप्सिलॉन, तो लेंथ से लेंथ क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई r को नीचे भेजो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r,
ये आ गई, यही रिलेशन आप याद रख सकते हैं। या देखो ऊपर नीचे जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ऊपर एक 2 बचा रह जाएगा। तो इस चीज को हम लिखते हैं E इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम k लिख सकते हैं, लैम्डा है, ये 2 एक बच गया नीचे का। ठीक, तो ये समझ में हमको आता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी टाइम है इसका, ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इसका ग्राफ हमको बनाना है। क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना, जरा ध्यान दीजिए। मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। तो हमने देखा कि लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, 2k लैम्डा बाई r। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 अपॉन r से वेरी कर रही है। तो 1 अपॉन r क्या होता है? नाम सब दिमाग में दौड़ाओ, बार बार बताया हूं मैं। ये वेरी करते। रामसिस बताओ जरा, ये किस चीज का ग्राफ बनेगा? शिवेंद्र पांडे, सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, रामसिस बता दिया। चलो ध्यान से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से मतलब सेंटर, ये यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ये सिलेंडर जो हमने माना था, ठीक है, और ये लाइन चार्ज थी। लाइन चार्ज का ये पॉइंट वो पॉइंट माना है, तो यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है ना, तो सेंटर से लेके आगे तक वेरी करेगा। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा 1 अपॉन r। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो लाइन चार्ज का जो ग्राफ बनता है इस तरह का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 अपॉन r से वेरी करती है। क्या नाम देते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कई बार पूछता ही है कि ग्राफ का नाम क्या होगा। ठीक, तो नोट करिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी मैं, ठीक है, तो लाइन चार्ज देखा हमने। लाइन चार्ज को इलेक्ट्रिक, ये भी पूछ सकता है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अगला जो हेडिंग है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, SHEET। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। ठीक है, आपको लिखना है ये। तो सीट मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है एक बुक है, ये हमारे पास, ठीक, यही सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है ये। ठीक, तो मैं जो बनाने जा रहा हूँ, ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ बोर्ड पे, वो ये वाला पार्ट बनाऊंगा। ठीक, ये वाली जो थिकनेस है इसको मैं बनाऊंगा। ठीक है, ये नहीं बनाने जा रहा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज सीट जो है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस 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 प्लस। ठीक, तो यहाँ यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हैं कि लार्ज मतलब लॉन्ग है, ये बहुत लार्ज है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज सीट आप लिख सकते हैं, या फिर लॉन्ग सीट आप लिख सकते हैं, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस पे जो है चार्ज डेंसिटी दिया हुआ सिग्मा पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हम जो है ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना है, क्योंकि मान लो हमको इस पॉइंट पे जो है निकालना है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि लास्ट क्लास में कि यहाँ पे जो है गॉसियन सरफेस किस तरह का होगा। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल बन सकता है और सिलेंड्रिकल बन सकता है, कैसा भी बन सकता है। ठीक, तो मैं मान लो सिलेंड्रिकल बना दूं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल बना दूं, तो सिलेंडर बनाना कैसे है वो भी ध्यान देना है। यहाँ पे सीखिए आप ये सब बातें। तो यहाँ पे सिलेंडर कुछ इस तरह से बनाना होता है, कुछ इस तरह से इसके अंदर से होते हुए ये गुजरता है। ठीक, यहाँ पे सिलेंड्रिकल इस तरह से बनाना होता है। ठीक, तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मान लो कि ये जो एरिया है ये है तुम्हारा S। एरिया क्या है? S। सरफेस एरिया क्या है? S। तो इधर का भी जो एरिया होगा वो भी क्या होगा? S। ठीक, बाकी ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, अभी देखोगे इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे 3 तरह के एरिया हमको दिखाई दे रहे हैं, पहला एरिया, दूसरा एरिया और तीसरा एरिया। इन तीनों के मदद से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज सीट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर इस पॉइंट की अगर आप बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इधर की तरफ होगा क्योंकि अवे निकालेगा। बाकी इस पॉइंट की अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अवे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है। अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे तो एरिया वेक्टर जो होगा डीएस इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर, और अगर आप जो है इस पॉइंट की बात करोगे तो जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करोगे तो जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, या तो इधर या तो इधर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सरफेस की बात करो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड सरफेस की बात करो प्लस फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस की बात करो, कुल मिला जुला के क्यू इनक्लोज्ड बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा। तो पहले सरफेस की अगर बात करें तो ई डॉट डीएस में एंगल जो है 0 डिग्री का है, ठीक है। ई डॉट डीएस में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री का है, तो इसको हम ई इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, डीएस लिख सकते हैं। दूसरे सरफेस, अच्छा ये देखोगे पहला सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस की अगर बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ठीक, क्योंकि यहाँ भी 0 डिग्री एंगल बन रहा है। अब तीसरे सरफेस की बात करोगे तो डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कुल मिला जुला के क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ये इक्वल इक्वल है, 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की अगर बात, तो यहाँ पे डीएस का इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरा सरफेस एरिया एस आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल थे, तो 2e इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस। और क्यू इनक्लोज, आप एक बात बताओ कि ये जो पार्ट है हमारा जिसमें चार्जेस आ रहे हैं, तो अगर आपको कहा जाए यही तो गॉसियन सरफेस है, यही है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये हमारे गुरुजी ने बता दिया कि इस तरह का गॉसियन सरफेस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस है, तो ये गॉसियन सरफेस जो है उसके अंदर कितना चार्ज एक्यूमुलेटेड है, केवल इतना चार्ज एक्यूमुलेटेड है, कितने। अब यहाँ पे एरिया की बात हो रही है तो सिग्मा इसीलिए दिया हुआ है, आपको सिग्मा दिया हुआ है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस पॉइंट का अगर चार्ज लिखना है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज लिखना है, चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज इंक्लोज की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया कितना, एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज सीट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, केवल सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करते हैं। नोट वाला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज, लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज, इसको मैं रब कर रहा हूँ, लार्ज इनफाइनाइट सीट is independent of position of point, is independent of position of point, ठीक है। मतलब क्या है, अगर ये सीट है कोई, अगर ये सीट है कोई पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब मैंने थोड़ा सीट, जैसे ये सीट था मैंने इस तरह से दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से आप इतने दूरी जाइए, इतना दूरी जाइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, इतना नजदीक रहिए, इधर रहिए, पीछे रहिए, कैसा भी रहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर पॉइंट पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता है, इस पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देख पा रहे हैं रिलेशन, ये बात क्लियर। तो अगर इसका ग्राफ बनाने को कह दे, इसका भी ग्राफ बनाओ भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। आपको आर वेरी कराना है, वेरी कराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसका डायरेक्शन बदलाव हो सकता है, इधर वाले डिस्टेंस की बात करें तो इधर चलता जाएगा, और कितना होगा ये, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब कुछ चीजें देखनी है, एक और कंफ्यूजिंग होता है, जरा हेडिंग डालो उसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू large uniformly charged, electric field due to large uniformly charged
मेटल सीट, लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल सीट, ठीक है, लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल सीट, ठीक, मतलब ये मेटल सीट ही था। मतलब अब ये जो अभी हमने पढ़ा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आप ये भी लिख सकते हैं, इसको हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, आप नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे चार्जेस क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन अब जो हम हेडिंग डाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल सीट या कंडक्टिंग सीट, ठीक। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यह कि जब आप चार्ज यहाँ प्रोवाइड करोगे, जैसे सीट है ना, जब आप यहाँ चार्ज प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, चार्ज जो है सरफेसेस पे आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, लेकिन बीच में कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन इसके पहले वाले केस में क्या था, सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप उसको नॉन कंडक्टिंग भी कह सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम अभी क्या करने जा रहे हैं, मेटल सीट के लिए करने जा रहे हैं। तो आप जरा देखिएगा ध्यान से, देखो भाई, तो यहाँ पे जब आप देखोगे ये ऐसा है, ठीक। तो आप अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे रखा है आपको कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो चार्जेस जो होंगे सरफेसेस पे आ जाएंगे। मैं क्या दिखा रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। बीच में कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि मेटल है, ये बात आपको जानना है, मतलब जानना क्या जानते हो, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ भी गॉसियन सरफेस बनाने, जिसमें हम इस पॉइंट की अगर बात करें कि इस पॉइंट पे आप निकालो पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करोगे, यहाँ गॉसियन सरफेस जो बनता है वही सिलेंड्रिकल बनता है जैसे अभी हमने बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहीं तक जाके रह जाते हैं, यहीं तक जाके हमको रहने देना होता है गॉसियन सरफेस। क्यों, क्योंकि यहाँ से दूसरी सीट एक तरह से हम कह सकते हैं स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको रखना होता है, पहला, दूसरा, तीसरा सरफेस। तो इसका मैं प्रूफ करा दे रहा हूँ और एक लॉजिकल तरीके से भी अभी बता दूंगा। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds पहले वाले की वजह से, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds दूसरे वाले की वजह से, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds तीसरे वाले की वजह से, इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका एरिया जो हमने माना हुआ है वो क्या माना हुआ है, s माना हुआ है। पहले वाले की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है मेटल के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, नहीं। तो पहले वाले में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वैल्यू क्या हो गई, 0। दूसरे वाले की बात करें तो ये यहाँ पे ds की भी डायरेक्शन इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर प्रोवाइड करेगा। तो ये हम कह सकते हैं ई इंटीग्रेशन ऑफ ds। प्लस तीसरे वाले की बात करें तो यहाँ पे ds हो जाएगा, किधर हो जाएगा, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे ये भी 0 इक्वल टू q इनक्लोज। q इनक्लोज की बात करोगे तो इतना ही चार्ज एक्यूमुलेट है ना, तो चार्ज का अमाउंट लेना है तो आपको तो चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है q अपॉन एरिया। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इनटू एरिया, तो सिग्मा इनटू s अपॉन एप्सिलॉन। ये इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा s, तो सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कट गया, e की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब मेटल प्लेट होता है, जब मेटल सीट होता है, ठीक है, इस केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, सीधा हाफ हो जाता है। एक और लॉजिकल तरीके से हम देख सकते हैं, ये तो हमने प्रूफ के तौर पे कर लिया। लॉजिकल तरीके से एक चीज देख सकते हैं कि अगर मान मिटा रहा हूं मैं, ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, जल्दी जो करना है करो, मिटा रहा हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, मिटा दिए, ये लो, अब जरा ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, जैसे मान लो एक लॉजिकल तरीके से मेथड 2 आप लिख सकते हैं कि मेथड 2 है। मान लीजिए एक बात तो समझ में आ गई कि सिग्मा जो है, अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सिग्मा चार्ज है यहाँ, सिग्मा बाई 2 यहाँ आ जाएगा, आधा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, आधा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चार्ज डेंसिटी हमेशा यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, बात जान लीजिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे अगर आप देखोगे तो इसके वजह से, केवल एक सिंगल प्लेट की वजह से अवे होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमने प्रूफ करा है, एक सिंगल सीट की वजह से, ठीक। भले वो नॉन कंडक्टिंग था लेकिन एक ही सीट की तरह बिहेव कर रहा था ना, ये दो सीट्स की तरह बिहेव करने लग गए, ठीक। बाकी इस सीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाले सीट की, इसको पहला नाम दे दें, इसको दूसरा नाम दे दें, E1 की अगर हम बात करें ये, अब इस पॉइंट पे E2 भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जो नेट होगा EP वो E1 प्लस E2 हो जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कुल मिला जुला के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर, ठीक। तो ये यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज
कंडक्टिंग सीट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, कुछ चीजें मैं आपको शेयर करता हूं, जरा देखिएगा। ओपन नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा है अभी। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये जो है क्वेश्चन करिए। प्रूव दैट इफ एन आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग सीट इज गिवन अ चार्ज, कंडक्टिंग है ध्यान रहे, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली ऑन इट्स टू सरफेस। अब जरा देखो, कह रहा है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ वापस से, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा था कि यहाँ पे कोई सीट है, इसके ऊपर आपने मान लीजिए क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया तो चार्जेस क्या होते हैं, आउटर सरफेसेस पे क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो कह रहा है आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो चार्जेस होंगे इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक, तो हमको तो अभी पता नहीं, हमको वही प्रूफ करना है। तो मान लीजिए कि क्यू चार्ज में से एक्स चार्ज यहाँ पे चला गया था, एक्स चला गया था, तो बाकी कितना यहाँ पे आएगा, क्यू माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो मेटल के अंदर कोई पॉइंट मानो पी, कंडक्टिंग है ना, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा, एट पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। ठीक, तो ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके किसकी वजह से, इस पी पॉइंट को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट पी है, इसके वजह, इसके पास इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाले सीट की वजह से, और ये वाले सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको 1 नाम दे रहा हूँ मैं, इसको 2 नाम दे रहा हूँ, ये सीट को। तो 1 वाले सीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, E1, और 2 वाले सीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। कैसे होगा वो समझ में आ रहा होगा ना, पॉजिटिव चार्ज अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव चार्ज अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो E1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, E1 की जो वैल्यू है, हम जानते हैं सिंगल सीट क्या करता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोवाइड करता है। तो सिग्मा के टर्म में तो है नहीं, चार्ज के टर्म में है। ठीक है, तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज हमने माना है एक्स, एक्स इंटू एरिया, समझ रहे हो ना, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली E2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा बदल जाएगा, यहाँ पे सिग्मा 2 ले लो, यहाँ सिग्मा 1 ले लो, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ चार्ज कितना है, Q माइनस एक्स इंटू एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन होगी। ये दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, अगर EP के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, यानी कि E1 बराबर क्या हो गए, E2 हो गए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E1 की वैल्यू कितनी है, एक्स ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q माइनस एक्स ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बटा एरिया, क्या बचा, Q माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, 2x इक्वल टू Q, x की वैल्यू कितनी आ गई, Q/2, तो x की वैल्यू Q/2 आ गई, तो यहाँ भी Q/2 और यहाँ भी Q/2। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि कभी भी कोई आइसोलेटेड, ध्यान रहे, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो दोनों सरफेसेस पे, आइसोलेटेड मतलब उसके पास और कोई आसपास कोई चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो दोनों सरफेसेस पे इक्वल चार्जेस क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब Q चार्ज है तो Q/2 क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, ये हो गया, ये चीज आप देखो, ध्यान दो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ रहे हो, दो कंडक्टर्स है A और B, ये पैरेलल एक दूसरे के रखे हुए हैं। A पे जो चार्ज है वो Q1 है, B पे जो चार्ज है Q2 है। हमको प्रूफ करना है कि जो इनर सरफेसेस होंगे वहां पे इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के चार्जेस जो होंगे एक्यूमुलेट होंगे। क्वेश्चन समझना, डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे जैसे देखो, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है ये सर,
ठीक है, स्फीयर बोल रहा हूँ, कंडक्टिंग सीट्स हैं, ठीक, एक ये सीट है, एक ये सीट है, दोनों सीट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए, ठीक, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, जैसे मान लो ये ए वाला है, इसके ऊपर चार्ज है Q1 और ये बी वाला है, इसके ऊपर चार्ज है Q2। तो कह रहा है हमको प्रूफ ये करना है कि जो इनर सर्फेसेस हैं यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो है आएंगे, मतलब पाए जाएंगे। अब जरा मेरी बात ध्यान समझिएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएंगे कैसे, ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे X चार्ज आ गया होगा, और यहाँ पे क्या आ गया होगा, Y चार्ज आ गया होगा, ठीक है, X चार्ज यहाँ आ गया होगा, Y चार्ज यहाँ आ गया होगा, ठीक, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएगी। अभी इसको दूसरे तरीके से भी इस तरह का एक क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाएगी, गॉसियन सरफेस आपने बना दिया, ठीक, तो ये देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस अंदर है, मेटल के अंदर है, ठीक है, मेटल के अंदर है। अब एक बात बताओ कि ये गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर चार्ज आ गया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जो है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे गॉस लॉ से अगर हमको पता है, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ की मदद से ये है कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज पॉसिबल है नहीं, तो गॉस लॉ फ्लक्स की वैल्यू देता है ना, कि फ्लक्स इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही देता है। अरे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट जो होना चाहिए, जो टोटल, क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ कंडक्टर के अंदर भी गॉसियन सरफेस बना हुआ है, तो टोटल चार्ज होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी कि Q इनक्लोज्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब इस सरफेस में जो चार्ज टोटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सरफेस जो है मेटल के अंदर से पास कर रहा है, ठीक, हमने बनाया है, तो जो ये गॉसियन सरफेस है, तो क्या है ये गॉसियन सरफेस, तो टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस मस्ट बी 0, बिकॉज क्योंकि चार्ज इक्वल टू 0 होता है इनसाइड मेटल के अंदर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है मेटल के अंदर, टोटल चार्जेस कितने हैं वहां, x प्लस वाई, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, मतलब यहाँ पे देख पा रहे होगे आप कि आप इनर जो सरफेस है, ये इनर सरफेसेस पे जो चार्जेस आते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट आते हैं, क्या आते हैं, इक्वल एंड अपोजिट आते हैं, ठीक, हमेशा याद रखना। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इससे रिलेटेड, देखो आप ये वाला क्वेश्चन, तब और क्लियरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट की। ये क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट है, वहां उनका सरफेस एरिया क्या है, A है, एक के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरे के ऊपर चार्ज Q2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, डायग्राम नहीं है, डायग्राम में बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट है, यही इसी तरह का कॉन्सेप्ट है ये, 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट है, एक के ऊपर चार्ज है Q1, दूसरे के ऊपर चार्ज है Q2, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है, ये सरफेस 4 है जो दिया हुआ, ठीक। तो आपको बताना ये है कि फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन 1 2 3 4, ठीक है, साइज ऑफ मेटल प्लेट जो है लार्जर देन सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच में सेपरेशन D है। ये डायग्राम बना हुआ है, Q1 इसके पास है, Q2 इसके पास है, 1 2 3 4, अभी क्या होगा, मेटल प्लेट है तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है, ठीक। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो ये Q1 है, Q1 का एक पार्ट यहाँ चला गया X, Q1 का एक पार्ट यहाँ चला गया X, ठीक है। अब हमको पता है कि इनर सरफेस पे जो चार्ज आता है वो इक्वल एंड अपोजिट आता है, ठीक। तो अगर यहाँ X है तो यहाँ पे -X होगा कि नहीं होगा, तो अब देखो Q1 में से X यहाँ चला गया तो यहाँ कितना है, Q1 -X,
और Q2 में से माइनस एक्स यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, Q2 माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी कि Q2 प्लस एक्स। आप दोनों प्लेट के किसी भी मेटल पॉइंट पे कोई पॉइंट मान लो, जैसे मान लो यहाँ P मान लिया, आप यहाँ पे मान सकते हो, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी कि नहीं होगी, एकदम होगी। तो EP हमेशा जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए, और EP पे मतलब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होगा, पहले वाले भी सरफेस की वजह से होगा, दूसरे वाले भी सरफेस की वजह से होगा, तीसरे वाले भी सरफेस की वजह से होगा, और चौथे वाले भी सरफेस के वजह से होगा, क्योंकि बहुत दूर नहीं है। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना। तो अगर मान लो पहले वाले सरफेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि सिंगल प्लेट है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस एक्स इंटू एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होगा, चार्ज इंटू एरिया हो जाएगा, सॉरी चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया, सॉरी चार्ज अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से E2 की बात करो, सेकंड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे E1 जो होगा इधर की तरफ मान लो लग रहा है, E2 जो होगा इधर की तरफ लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये वाला जो है माइनस साइन में है, तो माइनस साइन में क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि E3 जो है इधर की तरफ लगेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है, तो E4 जो है इधर की तरफ लगेगा। ठीक, EP पे। तो E2 की वैल्यू अगर हम लिखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह हम क्या लिख देंगे, चार्ज अपॉन एरिया, तो x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से E3 की भी वैल्यू आ जाएगी। E3 की अगर बात करें तो E3 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख देंगे, x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो सिग्मा की जगह हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, सिग्मा की जगह हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं x अपॉन a, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, अभी आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो निगेटिव चार्ज भी निगेटिव आपने नहीं लिया, अभी वो डिस्कस करूंगा, घबराओ मत। E4 की अगर बात करें तो E4 की अगर आप बात करोगे तो चार्ज कितना है, Q2 प्लस एक्स, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह क्या लिख देंगे, Q2 प्लस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब आप देख पा रहे होगे जो चार्ज के साइन का बात है, हम अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कभी भी आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स हो, चार्ज को साइन के साथ लेने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्शन देखो। तो आपको पता है कि अगर EP को जीरो होना पड़ेगा, मतलब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के सम के बराबर होना चाहिए, इक्वल कर दिया जाए, मतलब ये बराबर ये कर दिया जाए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो मतलब EP इक्वल्स टू क्या है, जीरो। इसका क्या मतलब, E1 प्लस E3 मस्ट बी इक्वल्स टू E2 प्लस E4, ये होना चाहिए। E1 की वैल्यू कितनी है, Q1 माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E3 की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E4 की वैल्यू कितनी है, Q2 प्लस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सारा कट गया, x से x कट गया ये वाला। ठीक, बचा क्या, Q1 माइनस एक्स इक्वल टू Q2 प्लस एक्स। तो ये x को भेजोगे 2x हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेई वगैरह में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो अब ये चीज मैं मिटा रहा हूं, अब बता रहा हूं, ये x की वैल्यू हमको पता चल गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू अगर पता चल गई तो यहाँ पे Q1 माइनस एक्स पता चल सकता है कि नहीं, Q1 माइनस एक्स जो हो जाएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, सॉरी Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। x की जगह हमने ये वैल्यू रखी, जब रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो ये देखो यहाँ आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 आ जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना आया, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। अब ये x की वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो यहाँ का भी चार्ज पता चल जाएगा। तो मैं जरा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो मतलब ये वैल्यू हमको पता चल गई कितनी, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये वैल्यू हमको पता चल गई कितनी,
Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अभी रब करिए, ठीक, ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 होगी कि नहीं होगी। भाई x की वैल्यू आ गई, बस इसी का आगे निगेटिव लगा देना है। अब ये वैल्यू कैसे निकले, तो निकाल देते हैं। Q2 प्लस x की वैल्यू कितनी है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ये 2Q2 से ये कटा, Q2 माइनस Q2 क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q1 अपॉन 2। अब देख रहे हैं यही वाली वैल्यू ये भी आ गई, Q2 प्लस Q1 अपॉन 2 आ गई ना। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल ये हुआ कि जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो हमको करना था, वो जो आया वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे अगर मान लो इसके ऊपर Q1 चार्ज दिया गया था, इसके ऊपर Q2 चार्ज दिया गया था, तो जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए वो कैसे हुए, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और यहाँ कितना आया Q1 माइनस Q2 बाई 2। इसी का अपोजिट यहाँ आ गया Q1 माइनस Q2 बाई 2, और जो ये है वही यहाँ आया Q1 प्लस Q2 बाई 2। मतलब आपको समझना है कि जो इस तरह का सिचुएशन होता है तो जो आउटर सरफेस पे चार्जेस आते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो इनर सरफेस पे जो चार्जेस आते हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। ठीक, आपको ये ध्यान देना है। आप एक चीज समझ सकते हो, चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं। इन दोनों को सम करोगे देखो Q1 आ जाएगा, इन दोनों को सम करोगे देखो Q2 आ जाएगा, तो चार्जेस कंजर्व है। लेकिन इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हो रहा है ताकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो, और अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ठीक, समझ में आया। इसको फ्री चार्जेस बोलते हैं। ये जो बाहर वाले चार्जेस इनको क्या बोलते हैं, फ्री चार्जेस बोलते हैं, और ये जो अंदर वाले चार्जेस हैं इनको क्या बोलते हैं, बाउंडेड चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंडेड चार्जेस बोलते हैं। पीडीएफ दिखा रहा हूं, उसमें देखिए सब चीजें हैं। ठीक है, दिखा रहा हूं, एक मिनट देखो, यहाँ पे देखो वही कह रहा है कि जो फेसिंग सर्फेसेस हैं, फेसिंग सर्फेसेस हैं वहां पे इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्जेस चले जाते हैं, और उनका हाफ हो जाता है। Q1 ये समझ रहे हो, देख रहे हो, सेकंड वाले सरफेस पे और थर्ड वाले सरफेस पे देखो इतना गया जो मैंने अभी प्रूफ किया। और जो आउटर सरफेसेस होते हैं वहां पे हमेशा इक्वल चार्जेस होते हैं, और कितने होते हैं, Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक, दूसरी बात कि if we have this type of charge distribution then the electric field inside any metal plate will be 0। मतलब ये इस वजह से हो रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मेटल प्लेट के अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। अगर ऐसा होगा तभी 0 होगा, नहीं तो होगा नहीं। ठीक, तो होना पड़ेगा इसको। अब कह रहा है कि जो चार्ज 2 और 3 पे मतलब कि इनर सर्फेसेस पे होते हैं उसको देखो बाउंडेड चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंडेड चार्ज बोलते हैं। और जो 1 और 4 पे मतलब कि जो बाहर वाले सर्फेसेस 1 और 4 ये बाहर वाले सर्फेसेस हैं, वहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कहते हैं फ्री चार्ज। ठीक, एक और बात ध्यान समझना, इफ वी ज्वाइन सेकंड प्लेट विथ ग्राउंड द चार्ज अपीयर ऑन सरफेस 4 विल गो टू अर्थ। मतलब मेरी बात समझो, यहाँ पे समझो जरा। कह रहा है कि अगर ये वाले को अगर हम ग्राउंड में भेज दें, क्या करते हैं, ग्राउंड में भेज दें, तो ग्राउंड में भेज देंगे तो ये सरफेस का जो चार्ज होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ना पूरा ग्राउंड में चला जाएगा फोर्थ वाले सरफेस का। तो फोर्थ वाले सरफेस का चार्ज अगर पूरा ग्राउंड में चला गया तो ये वाले सरफेस का भी चार्ज पूरा खत्म होना ही पड़ेगा, क्योंकि आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, चार्जेस इक्वल होते हैं। ठीक, और इनर सरफेस पे चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, लेकिन एक चीज समझना, जैसे मेरी बात समझो, यहाँ पे एक नोट का पॉइंट बोल रहा हूँ, ये पीडीएफ में नहीं है, आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, पॉजिटिवली चार्ज है मेटल प्लेट, तो चार्जेस इक्वल Q/2। यहाँ Q/2 यहाँ आ जाता है, अभी पहले मैंने कराया है, अगर अकेले है आइसोलेटेड है तो। लेकिन मेरी बात ध्यान समझना, समय बहुत कम है, 2 मिनट है, तो इसको अगर हमने अर्थ कर दिया, सारा का सारा चार्ज 0 हो जाएगा। मतलब अर्थ से इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। ठीक, जैसे ही कनेक्ट करेंगे, आइसोलेटेड है। लेकिन अगर आइसोलेटेड नहीं है, मान लो यहाँ पे Q1 आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस Q, और यहाँ पे जो है कुछ ऐसा, यहाँ भी जो है हमने कोई चार्ज दे दिया, जैसे मान लो यहाँ Q1 दे दिया या Q2 दे दिया। ठीक, इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करेंगे तो यहाँ पे एक बात क्लियर होनी चाहिए तुमको कि अर्थ करते ही ये आइसोलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा Q2 खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नहीं। आउटर सरफेसेस जो हो जाएंगे वहां पे चार्जेस 0 हो जाएंगे, लेकिन इनर सरफेस पे कुछ चार्ज रहेगा, और ऐसा चार्ज रहेगा कि वो इक्वल अपोजिट रहे, ताकि इनसाइड द मेटल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर पाए। और आउटर सरफेस पे 0 क्यों हो रहा है चार्ज, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको अर्थ कर दिया है। तो अब जरा उस चीज को देखो, यहाँ पे देखो,
ये अर्थ किए हैं तो देखो यहाँ आउटर सरफेसेस पे चार्जेस क्या हो गए, जीरो हो गए, लेकिन इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बच गए हैं। वही लिखा हुआ कि एनी मेटल और ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू द अर्थ नीड नॉट हैव जीरो चार्ज। कह रहा है कि अगर अर्थ से कनेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि जीरो चार्ज हो उसके पास, चार्ज हो भी सकता है, जैसे देखो यहाँ पे चार्ज हो भी सकता है अगर वो आइसोलेटेड नहीं है तो। इफ द कंडक्टर बॉडी इज आइसोलेटेड एंड कनेक्टेड टू अर्थ देन इट विल हैव नो चार्ज। मतलब जो मैंने एक सिंगल बॉडी बनाया था जो आइसोलेटेड है उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। इफ द कनेक्टिंग बॉडी connected to earth has a charge object near it then the body will not have zero charge। मतलब यही वाली बात है कि अगर आइसोलेटेड है समझो, अगर आइसोलेटेड है ठीक है, तो अगर उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं मतलब अकेले बॉडी है, अगर उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो सारे चार्जेस जीरो हो जाएंगे। लेकिन आइसोलेटेड नहीं है, उस बॉडी के साथ कोई और बॉडी है तो जीरो नहीं होगा चार्ज। आउटर सरफेसेस पे जीरो हो जाएंगे लेकिन अंदर जो होंगे इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। सारी बातें लिखिएगा। अभी क्लास खत्म, बाकी मिलेंगे कल, ठीक। रिकॉर्डेड वीडियो चले जाएगा।